हर हर महादेव। दोस्तों पहुंच चुका हूं आज मैं फाइनली, बाबा ने बुला लिया है, वो भी दिवाली के दिन केदारनाथ धाम। बोलो जय श्री केदार। मेरा नाम है अमरप्रीत, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आपको पूरा ब्लॉग, पूरे डिटेल में एवरीथिंग, कहाँ पर रहना है, कितना टाइम लगेगा आपको यात्रा में, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो एंड तक देखें और मेरे साथ एक बार कह दे हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का केदारनाथ में। सचमुच स्वर्ग में बसते हैं महादेव। हर हर महादेव। ओ यार एक सेकंड, ये तो हम मध्यांतर मतलब इंटरवल में पहुंच गए। शुरू से शुरू करते हैं, मतलब हरिद्वार से शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे सफर की शुरुआत हुई थी हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड बिल्कुल आमने सामने है और यहाँ पर आपको काफी सारे होटल के ऑप्शन स्टे करने के लिए मिल जाते हैं। और शाम को 5:30 बजे यहाँ पर होती है गंगा आरती हर की पौड़ी पर, जो आप बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं। हर की पौड़ी की आरती का पूरा वीडियो दोस्तों मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिलहाल हम इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने मुझे मिल गया था एक डबल बेड का रूम सिर्फ 800 रुपए के लिए। अब ये रेट्स दिवाली के सीजन के टाइम पर है। अगर आप सीजन टाइम पे आ रहे हैं यानी कि मई जून में, तो ये आपको काफी महंगा पड़ सकता है। 2500 से नीचे ये रूम नहीं मिलने वाला है आपको। आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन रूम है और बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने है ये रूम। हरिद्वार से अगले दिन सुबह मैंने ले ली थी एक शेयर टैक्सी। यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाती है, बस भी मिल जाती है सोनप्रयाग तक जाने के लिए, और सोनप्रयाग तक आप अपनी प्राइवेट गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं। और तो और आप हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए काफी सारे आपको वहां पर बाइक जो है वो रेंट पर मिल जाते हैं, वो भी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल आसपास आपको मिल जाते हैं। सो वो ऑप्शंस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग पड़ता है 230 किलोमीटर। बस में 10 से 12 घंटे, प्राइवेट गाड़ी में 9 से 10 घंटे लग ही जाते हैं। ये सफर आप ऋषिकेश से भी शुरू कर सकते हैं। ऋषिकेश से बस में आपको वही 10 से 11 घंटे या प्राइवेट गाड़ी में 8 से 9 घंटे लग ही जाएंगे। नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून, जहां से आप ऋषिकेश आए और वहां से अपनी सफर सोनप्रयाग के लिए 205 किलोमीटर का शुरू करें। रास्ते में आप सबसे पहले क्रॉस करेंगे देवप्रयाग, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। उसके बाद आप क्रॉस करेंगे रुद्रप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, और वो क्रॉस करते करते आप पहुंचेंगे सोनप्रयाग। अगर आप बस से आ रहे हो तो ध्यान में रखना 1.5 से 2 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग से सीतापुर बस स्टैंड तक ही आप आ सकते हैं। वहां से शायद आपको आगे पैदल आना पड़े। अगर कोई टैक्सी वगैरह शहर में मिल गई तो अच्छी बात। अगर आप प्राइवेट गाड़ी या टैक्सी में आए हैं तो यहां पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। यहां तक आप लास्ट पहुंच सकते हैं। इसके बाद आपको गौरीकुंड जाने के लिए शेयर टैक्सी ही लेनी पड़ी, जिसके बारे में मैं आगे बताता हूं। यहां पर सोनप्रयाग में वैसे स्टे के काफी सारे ऑप्शंस हैं और यहां पर रूम्स जो है गौरीकुंड से थोड़े से चीप प्राइस में अवेलेबल होते हैं। यहां पर भी और गौरीकुंड में आगे लॉकर रूम्स की सेवा अवेलेबल है। 100-200 रुपए में आप अपना बैग सामान 1-2 दिनों के लिए रख के आराम से निश्चित होकर जा सकते हैं। मैंने सोनप्रयाग में स्टे नहीं लिया, मैंने लिया अपना स्टे जाके गौरीकुंड में। सोनप्रयाग में 800 से 1200 रुपए में फिलहाल अक्टूबर के समय में रूम्स अच्छे वाले अवेलेबल थे। सीजन टाइम पे रेट्स काफी हाई हो सकते हैं। और सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड आप इस बोलेरो गाड़ी यानी कि इस शेयर टैक्सी में ही जाने का ऑप्शन बचता है। अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है, टैक्सी लेकर आए हैं, आपको सोनप्रयाग में ही रुकना पड़ेगा। और अगर आपको इस बोलेरो को पूरा बुक करना है तो आपको 600 रुपए देना पड़ेगा। नहीं तो आपके पास यही ऑप्शन होता है कि इन उबड़ खाबड़ रास्तों पर 5 किलोमीटर का सफर तय करके और 11 लोगों के साथ टैक्सी शेयर करके आप गौरीकुंड पहुंचे। यह है गौरीकुंड का स्टार्टिंग पॉइंट। मार्केट शुरू होता है और उसके बाद काफी सारे होटल के ऑप्शंस है। ये मेरे होटल का सामने से व्यू है, बाकी आपको मैं टोटल गौरीकुंड का व्यू भी दिखा देता हूँ। हाँ जी, पहुंच चुके हैं आप गौरीकुंड। 8 to 9 आवर्स का सफ़र हरिद्वार से शेयर टैक्सी मिल गई थी। आराम से यहाँ पहुँच चुके हैं। सुबह अपन चले थे और अभी 4 बजे के आसपास हम पहुँच चुके हैं। गौरीकुंड में स्टे ले लिया है। आपको होटल का व्यू दिखा दूंगा। फिलहाल जो है होटल के आसपास का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी होटल से, ये होटल थोड़ा हाइट पर है और जो फ्लोर अपने को मिला वो भी हाइट पे है, लेकिन हाँ रेट अच्छा मिल गया क्योंकि ऑफ सीज़न है, बिल्कुल लास्ट है। हाँ रेट मैं डिस्क्लोज कर दूंगा रेट कितना है। हाँ हालांकि उसको सीज़न के टाइम के रेट से कंपेयर मत करना क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हाई होता है।
सो अपन कल सुबह निकलेंगे यहाँ से, ट्रैक शुरू करेंगे जो कि 22 किलोमीटर का ट्रैक है केदारनाथ का, वो शुरू करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं 16 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ के लोग बोलते हैं कि 22 किलोमीटर्स का ट्रैक है। सो देखते हैं, सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये था मेरा रूम, आप एक बार रूम का व्यू देख लो, नीट एंड क्लीन है, बाथरूम भी काफी नीट एंड क्लीन है। 800 रुपए में मिल गया। ये ऑफ सीजन का रेट है, जबकि मैं अक्टूबर में आया हूँ दिवाली के आसपास। सीजन टाइम पर इसे 2500 से नीचे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना। और जैसे आप देख सकते हैं गीजर लगा हुआ है, तो गर्म पानी की सेवा आपके लिए अवेलेबल है। गौरीकुंड में दिवाली के समय पर दिवाली की शाम, दिवाली की रौनक भी देखी और उसके बाद हमने तैयारी की अगले दिन सुबह अपनी यात्रा केदारनाथ के लिए शुरू करने के लिए। सो सुबह हो चुके हैं 5:15 और हमारा ट्रैक है शुरू हो चुका है केदारनाथ के लिए। तो बोलो हर हर महादेव, बोलो केदार बाबा की। चलो भाई शुरू करते हैं और आप लोग व्लॉग पे बने रहें। ये है घोड़े खच्चर के रेट्स, जो किसी वजह से इसका पोस्टर फाड़ दिया गया है। ये आपको सोनप्रयाग से भी या गौरीकुंड से भी आप खच्चर हायर कर सकते हैं। इसका वन साइड का कॉस्ट करीबन 3500 पहुंच जाता है। ऑफ सीजन में ये आपको 2500 से 2000 रुपए में भी ऑफर कर देते हैं। पिट्ठू के रेट्स डिपेंड करते हैं आपके वजन पे। कई लोग इसमें अपना लगेज डाल देते हैं, उनका काम 3 से 4000 में हो जाता है। बाकी इंसानों के वजन के हिसाब से 6 से 10,000 रुपए इसमें आराम से लग जाते हैं आपके। आप यहाँ ऑफलाइन आकर गौरीकुंड या सोनप्रयाग में इसके रेट्स पता कर सकते हैं। और अगर पालकी से कोई जाना चाहता है, जिसे 4 लोग मिलकर उठाते हैं, 15,000 तो मिनिमम उसमें लगते ही है। सीजन के समय ये 20-25 हजार रुपए भी इसका कॉस्ट चला जाता है। और यात्रा में आने से पहले कृपया करके अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वेबसाइट पर हो जाती है, व्हाट्सएप पे हो जाता है, ऐप पर भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो जाता है। वेबसाइट का लिंक मैं आपसे शेयर कर देता हूं। अब बात करें अगर हेलीकॉप्टर यात्रा की, heliyatra.irctc.co.in, इस वेबसाइट पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन के बाद जाकर स्लॉट्स चेक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर काफ़ी सारी जो प्राइवेट कंपनीज है वो ऑफर करती है आपको। गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी से काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स मिल जाते हैं। हेलीपैड जो है सिर्फ 300 मीटर ही केदारनाथ धाम से दूर है। सो ये एक काफी बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको मिल गया तो इसकी बुकिंग एडवांस में चलती है। 3-4 महीने पहले ही सारे स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। ऑफलाइन तो मिलना कहते हैं बहुत ही मुश्किल है। सेटिंग से वैसे बहुत सारा काम हो जाता है। जनरली इसका कॉस्ट 7 से 8,000 रुपए आने और जाने का पड़ जाता है। कुछ एजेंट्स ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप जो जेन्युइन वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहां जाकर ही बुकिंग करें। नहीं तो इसमें फ्रॉड वगैरह बहुत चलती है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स इसमें इन्वॉल्व है। बहुत सारे एजेंट्स इसमें धांधली करते आए हैं, ऐसा न्यूज़ में सुनने को आया है। सो सावधान रहें और सतर्क रहें। अच्छा, काफ़ी लोग पूछते हैं क्या केदारनाथ का जो ट्रैक है वो रात के समय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, स्ट्रीट लाइट्स मैंने देखे काफ़ी जगह पर लगे हुए थे, लेकिन बहुत जगहों पर पेड़ होने की वजह से, पहाड़ होने की वजह से काफ़ी अंधेरा रहता है, टोटल अंधेरा रहता है और आप पत्थरों पे फिसल सकते हैं। सो रेकमेंडेड नहीं है कि आप लेट नाइट को ट्रैक करें या नीचे उतरें। अर्ली मॉर्निंग काफ़ी लोग करते हैं और जो शाम का समय होता है वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास दुकानें भी खुली रहती हैं। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग थोड़ा सा सेफ माना जाता है। रात को ट्रैक करना मना तो नहीं है, लेकिन हाँ, रात को ट्रैक करना रेकमेंडेड नहीं है। तो ट्रैक का फर्स्ट आवर कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट आई थिंक 2 किलोमीटर की जर्नी तो हो ही गई है। और ये फर्स्ट व्यू पॉइंट है जहाँ से मैं दिखाता हूँ, आपको दिखेगी बर्फ वाले पहाड़। वेल निराश मत होइए, बर्फ वाले पहाड़ आपको आगे जाकर दिख जाएंगे, यहाँ पे थोड़े से दूर है। सो ये पहला व्यू पॉइंट था जो 2 किलोमीटर दूर था, करीबन 1 घंटा लग गया था यहाँ तक पहुँचने में। इससे अगला जो पॉइंट रहेगा वो है जंगल चट्टी। देखिए, जगह जगह में शौचालय की व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था की गई है। बीच में भैरव मंदिर पड़ता है। सो भैरव बाबा का आशीर्वाद ले और आगे बढ़ते जाएं। सो हमारे ट्रैक का पहला पड़ाव हो चुका है पूरा। हम लोग पहुँच चुके हैं जंगल चट्टी। 4.5 किलोमीटर जो है, सुबह निकले थे 5:15, अभी 7:15 हो रहे, सो 2 घंटे में पहुंचे हैं और अभी आगे चलते हैं। बोलो हर हर महादेव, हर महादेव। और दोस्तों, जंगल चट्टी में आपको यहाँ पर स्टे के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, कैंपिंग के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। आई थिंक अगस्त एंड में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तब देख सकते हैं सड़क की क्या हालत हुई है। बहुत ही बुरी तरीके से टूट गया, लेकिन दाद देनी पड़ेगी, वापस भी रास्ते को बहुत जल्दी बना दिया गया था। ये शॉर्टकट रहने का, लेकिन ट्राई तभी करने का जब तुम फिट होने का, नहीं तो ऊपर तुम्हारा सांस फूलने, समझा। चलो आ जाओ। हर हर महादेव। देखिए, शॉर्टकट तो आपको 200-300 मीटर बचा देते हैं, काफी मिलते रहते हैं रास्ते में, लेकिन शॉर्टकट लेने के बाद सांस काफी फूलती है, रेस्ट काफी लेना पड़ जाता है। और हमारे इस वीडियो के मुख्य किरदार यानी कि मेन कैरेक्टर
अपना वीडियो दूसरों से बनवाते हुए। और याद रखिए, जब आप अपनी वीडियो बनवाते हैं तो आपको दूसरों की वीडियो बनानी भी होती है। और बाय द वे, मिलिए मेरे दोस्तों से। ये है पलाश, ये है रूबी, जो मुझे ट्रैक के दौरान मिले थे, हंसते मुस्कुराते चेहरे, जो जा रहे हैं केदारनाथ धाम की ओर बाबा का आशीर्वाद लेने। और ट्रैक करते करते दोस्तों हमने ये काफी कलेक्ट किए। ये है खच्चरों के पैरों के नाल, लेकिन मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया कि घोड़े के नाल काम आते हैं, खच्चर के नाल उतने फायदेमंद नहीं होते हैं। क्या ये बात सत्य है? मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखिए दोस्तों, ट्रैक में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। देखिए, एक हेलीकॉप्टर को कैसे दूसरे हेलीकॉप्टर ने पछाड़ दिया। हेलीकॉप्टरों का रेस चल रहा है, इतने सारे हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे होते हैं। और अब जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि केदारनाथ 11 किलोमीटर ही बचे हैं, यानी कि 5 किलोमीटर हम कवर कर चुके। लेकिन क्या केदारनाथ की दूरी गौरीकुंड से 16 किलोमीटर ही है, या 20 है, या 22 है? ये बहुत बड़ा डिबेट है भैया। केदारनाथ का ट्रैक वैसे कहते तो है कि 16 किलोमीटर है, कोई कहता है 22 किलोमीटर है, और कोई कहता है 26 किलोमीटर है। काफ़ी कंफ्यूजन है ना दादा? क्या लगता है आपको, 16 है, 22 है, 26 है? लग रहा है तो शेष नहीं होगा। हाँ, वैसा भी है, लग रहा है तो लगता है कि अगर हम लोग गिनते लगे तो ख़त्म ही नहीं होगा वैसे। हाँ, लेकिन वैसे मज़ा आ रहा है ट्रैक करते हुए। हाँ, और अगर कोई ट्रैकर्स है वैसे जो पहले ट्रैक कर चुके हैं, उनके लिए मतलब थोड़ा सा इजी रहेगा। जो पहली बार आए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, मतलब थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा कोई खड़ी चढ़ाई नहीं है। नॉर्मली आप आराम से सांस लेते जाओ, रुकते रुकते जाओ, आराम से भोलेनाथ का नाम लेते जाओ, आप पहुंच जाओगे। अरे भोले, खड़ी चढ़ाई है नहीं है, पता लग ही जाएगा। पहले भीमबली पहुंचिए तो सही। ये वाईफाई का बोर्ड देख के याद आया, वैसे वाईफाई काफी सारे शॉप्स पे अवेलेबल होता है। नेटवर्क भी ट्रैक के दौरान ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन काफी जगहों पे मिल जाता है। साइन बोर्ड्स भी यहाँ पर काफी जगह पर लगे हुए हैं। और अब हम लोग फाइनली भीमबली पहुंच चुके हैं। भीमबली में बहुत सारे शॉप्स हैं, यहाँ पर मेडिकल सपोर्ट है, पुलिस सपोर्ट है, यहाँ पर स्टे के भी काफी सारे ऑप्शंस है। जीएमवीएन के भी कैंप्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस आपको मिल जाते हैं। डॉर्मेट्री बेड्स आपको यहाँ पर बड़े आराम से मिलते हैं। यहाँ पहुंचना मतलब 1/3 ऑफ द जर्नी ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला स्टे वगैरह है, उसके ऑप्शंस आपको लिंचोली में मिलते हैं। यहाँ पर पहुंचकर भी आप घोड़े, खच्चर, पोनी, पिठुक कर सकते हैं। रेट्स आपके सामने हैं। यहाँ पर आपको गर्म पानी भी मिल जाता है, आरओ प्यूरिफाइड। फिलहाल तो हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था, बाकी समय इसका क्या रेट्स होता है वो आई एम नॉट वेरी श्योर। सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं भीमबली, जो कि है 6 किलोमीटर गौरीकुंड से। मतलब यहाँ से केदारनाथ अब बच चुका है 10 किलोमीटर, मतलब 1/3 ऑफ द जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ जलपान करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और उसके बाद आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। भीमबली और काफी जगहों में आपको ऐसे गवर्नमेंट के रिलीफ पोस्ट मिल जाएंगे, जहां पर आप ऑक्सीजन की लेवल चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो चढ़ाई में। बहुत ही अच्छी बात है, गवर्नमेंट के द्वारा ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी गई है। भीमबली क्रॉस करने के बाद 2 रास्ते निकलते हैं। वैसे आगे जाकर एक सेम जगह पर ही मिल जाते हैं, लेकिन कहते हैं ये जो नीचे वाला रास्ता है ये खच्चरों का है, और ये 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। ये हमें वहां के लोकल्स ने बताया। वेल, हमने चुना ये वाला छोटा रास्ता, और इस रास्ते में हमें आगे जाकर काफी सुंदर सा एक वाटरफॉल भी दिखा। और वाटरफॉल हो और हमारे हीरो साहब वहां पोज ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब? दोस्तों, ट्रैकिंग के दौरान हम होते हैं प्रकृति की गोद में, और प्रकृति जो है ना, जो हमारी थकावट है ट्रैकिंग की, वो इन खूबसूरत नजारों से दूर कर ही देती है। यहाँ पर 2 मिनट खड़े होके जरा पानी की आवाज सुनना। और ये खूबसूरत सा प्रकृति का नजारा क्रॉस करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो खड़ी चढ़ाई है वो शुरू हो चुकी है। बीच बीच में ऐसी थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन वो कहीं कहीं पर है, ज़्यादा नहीं है। मज़ा तो बहुत आ रहा है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी खड़ी चढ़ाई, बस थोड़ी थोड़ी, बाकी स्ट्रेट है, हो जाएगा आराम से। इन सज्जन की ये वाली मुस्कान के साथ ये वाली बात सुनकर वो वाला गाना याद आता है दोस्तों, कि सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। क्या ख्याल है आपका, ये सज्जन झूठ बोल रहा है या सत्य? मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया है, रामबाड़ा टॉप पहुंच चुके हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर की जर्नी अब बच चुकी है केदारनाथ धाम की। तो महादेव का नाम लेते लेते हौले हौले पहुंच जा रहे हैं आराम से। अच्छा, ये 8 किलोमीटर जो बोर्ड और साइंस लगे हुए हैं ना, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये मत बोलना, आप तो कह रहे थे 20-22 किलोमीटर है यार, एग्जैक्टली कितना है वो पता नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन है। सो बोर्ड के हिसाब से जो है हाफ डिस्टेंस अपना कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं आप रास्ते में कितने सारे रोड्स टूटे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका काम भी चलता रहता है। वेल, ये सज्जन सिर्फ वीडियो बनाता है, स्माइल देता है, और कोई काम नहीं करता। भाई साहब, आपको कुछ बोलना है? नहीं बोलना है तो कृपया करके अपना मुंह दिखाना बंद करें और लोगों को
व्लॉग दिखाएं। लोगों को व्लॉग देखने से मतलब है। वैसे भी आपके सब्सक्राइबर काफी कम है, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में आके व्लॉग लंबा मत कीजिएगा। ये देखिए खतरनाक रास्ता दोस्तों मेरे सामने में आया और इसे क्रॉस करते करते मन में एक ही विचार चल रहा था। आपने पिक्चर देखी होगी, इश्क राम 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 का नाम लेकर ये मैंने क्रॉस कर ही लिया। और देखिए कॉन्फिडेंस देखिए मेरे हाथ में इस समय, तब भी रिकॉर्डिंग चल रही है। मतलब कुछ भी हो जाए, वीडियोग्राफी व्लॉग एकदम बढ़िया बनना चाहिए। ये तो ठान के ही रखा है मैंने यार। अब तो सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत करी है। और देखो अगर आप व्लॉग के इस हिस्से तक पहुंच चुके हो तो मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो व्लॉग है और सुंदर होता जाएगा। प्रकृति आपको और बढ़िया बढ़िया नज़ारे देती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते जाएंगे ये व्लॉग और खूबसूरत बनता जाएगा। सो आगे भी पूरा पूरा व्लॉग आप लोग ज़रूर देखें। केदारनाथ अभी बच चुका है, यहाँ से 6 किलोमीटर बचा है और बेस कैंप है 4.5 किलोमीटर, मतलब 2/3 ऑफ द जर्नी से भी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। सो काफ़ी जल्दी ऊपर हम लोग पहुँचने वाले हैं बाबा के पास। शॉर्टकट तभी मारो जब फिटनेस अच्छी है, समझे भाई। हाँ भाई साहब, आपकी फिटनेस तो हमें दिख ही रही है। वेल आप देख सकते हैं कि चढ़ाई जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाती है जब तक आप धाम पहुंचने वाले होते हो। लेकिन क्या है कि आपकी बॉडी को ना अब आदत पड़ जाती है, तो थोड़ा थोड़ा आपकी बॉडी भी हैबिचुअल हो जाती है। सो वैसे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से हो जाता है। और आपको रास्ते में ये फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स कटे हुए मिल जाएंगे। इसके रेट्स वैसे काफ़ी ज़्यादा है। वेल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहाड़ों में है तो रेट्स ज़्यादा रहते हैं। किसी किसी शॉप्स में बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं, किसी किसी में ठीक ठाक मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट डबल रेट्स रहती हैं। इस बात का आप ख्याल रखें और ज़रूरतमंद जो कैश है अपने पास रख लें। पेटीएम भी यहाँ पर काफ़ी शॉप्स एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर आपको ट्रैक के दौरान नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो उस समय आपको इशू आ सकता है। इसीलिए कैश अपने पास अच्छा खासा ज़रूर रखें। सो ये है बड़ी लिंचोली। यहाँ से अब केदारनाथ धाम जो है वो 5 किलोमीटर रह गया। बेस कैंप 3.5 किलोमीटर है। सो यहाँ पे काफ़ी लोग स्टे लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट भी है। सो यहाँ पर लिंचोली मानी बड़े लिंचोली में आपको काफ़ी सारे कैंप्स, काफ़ी सारे होटल के ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग आकर स्टे लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया 3.5 किलोमीटर आगे है बेस कैंप, जहाँ से बहुत सारी कैंपिंग और बहुत सारा रहने का जो मेन ऑप्शन है केदारनाथ धाम से 1-1.5 किलोमीटर पहले है। वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन स्टे के आपको मिलते हैं। उसे कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं बेस कैंप। हर हर महादेव। दोस्तों पता नहीं लग रहा है कि हम बादलों में हैं या बादल हम में हैं। देखिए नज़ारा, हम हैं प्रकृति की गोद में। ओए होए 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 होए, हाय 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 भाई साहब, देखो तो सही क्या नज़ारे हैं भाई। सचमुच भाई स्वर्ग है केदारनाथ। वो दोस्तों बात तो आपने सुनी होगी कि पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, और कभी कभी पहाड़ आपको इतने खूबसूरत सरप्राइज दे देते हैं कि मतलब आपके पास शब्द कम बढ़ जाते हैं। सो अब ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं बेस कैंप के बिल्कुल नज़दीक। बस यहाँ से पीछे से बेस कैंप शुरू हो जाएगा। इसके बाद अपना बेस कैंप का है वो जाके ढूंढेंगे। आप लोग मौसम देखो, होए होए। हम हैं बेस कैंप के बिल्कुल एंट्री में, और आपको आसपास कुछ नहीं दिखने वाला है क्योंकि बादलों ने कब्जा कर लिया है। हमारे आसपास पूरे बादल हैं, बादलों में हम हैं, हमारे में बादल, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। लो जी, अपन पहुंच गए नंदी बेस कैंप पर, जहां पर अपना स्टे लिया है, डॉर्मेट्री लिया है, बंक बेड। सो इसका रूम वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, चार्जेस वगैरह भी मैं बता दूंगा। हर हर महादेव। सो सुबह 5:15 साढ़े 5 के आसपास निकले थे और अभी बज रहे हैं 4:30। सो ऑलमोस्ट 11 घंटे में बेस कैंप जो है, जो कि केदारनाथ से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँच चुके हैं। ये GMVN का गवर्नमेंट का ये बेस कैंप है, जहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे हट्स, काफ़ी सारे कैंप्स बनाए हुए हैं। इसकी बुकिंग जनरली ऑनलाइन होती है। मैं आपको जो डॉर्मेट्री है वो दिखा देता हूँ, बंक बेड्स कहते हैं। हाँ, सो उसकी जो बुकिंग अभी मुझे 2 दिन पहले मिल गई थी, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ सीज़न चल रहा है, इस वजह से शायद मिल गई थी, नहीं तो जनरली मिलती नहीं है। और इसमें डिनर इंक्लूडेड रहता है रात का। सो ये है GMVN का डॉर्मेट्री तो बनी है, बेड्स लगे हुए हैं, बढ़िया हट मिला है। अंदर गीज़र है, वॉशरूम में वेस्टर्न टॉयलेट है।
देखो जी गीज़र लगा हुआ है, वेस्टर्न टॉयलेट भी है। सो मुझे ये जो डॉर्मेट्री है GMVN की, ये 1200 रुपये पर बेड पर मिल गई है। सो ये आई थिंक चार्जेस डिफरेंट होते होंगे, मंथ टू मंथ डिपेंड करता होगा। सो वो आप इनके वेबसाइट पर जाकर, GMVN के वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना। एक मोटी सी रजाई और एक कंबल सा दिया हुआ है और इसकी ज़रूरत, दोनों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। मुझे भी रात को लगा था कि शायद एक से काम हो जाएगा, लेकिन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। सो अपने होटल में डॉर्मेट्री में थोड़ा सा विश्राम करने के बाद अब चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ से 1 किलोमीटर कहते हैं, 1.5 किलोमीटर दूर है, चल के देखते हैं। ये आप 1 मिनट पॉज करके स्क्रीन, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स केदारनाथ कैंप के, अब मुझे नहीं पता ये वर्किंग है कि नहीं, ये आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख ही सकते हैं आप आसपास बहुत सारे कैंप के ऑप्शंस, बहुत सारे स्टे के ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। आगे चल के भी केदारनाथ धाम में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन स्टे के मिलेंगे, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज या और कोई इंक्वायरी हो तो वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर्स है। यहाँ पर SBI का ATM भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि मुझे इनफैक्ट गौरीकुंड और सोनप्रयाग में भी उसकी कमी लगी। ये आप हेलीपैड जो बिल्कुल ही 200-300 मीटर दूर है केदारनाथ धाम के, वो देख सकते हैं। सो अब अपन मंदाकिनी नदी के उस तरफ जाएंगे, मंदाकिनी नदी क्रॉस करके जाएंगे। जो केदारनाथ धाम का एरिया है, पूरा मार्केट एरिया है, और जो आसपास के होटल्स है, काफी सारे होटल्स बने हुए हैं, काफी सारे बन भी रहे, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये होटल्स काफी महंगे होते हैं, 5 से 7 हज़ार तो मैं आपको ऑफ सीजन का रेट बता रहा हूँ। इनके वेबसाइट्स भी है और ऑफलाइन भी आप इसे बुक कर सकते हैं। देखिए हम लोग एकदम केदारनाथ धाम के पास पहुंच चुके हैं, मंदिर के पास। आसपास पूरा मार्केट है जहां से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं, बाकी की शॉपिंग कर सकते हैं। और फाइनली जब आप इतनी मेहनत मशक्कत के बाद ऊपर फाइनली केदार बाबा के पास पहुंचते हैं, भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अंदर से, दिल से एक ही आवाज आती है, हर हर महादेव। और शाम के समय जब मैं पहुंचा, उस समय आरती का वक्त हो चुका था, तो मैंने, क्योंकि लाइन बिल्कुल भी नहीं थी आरती के समय दर्शन के लिए, तो मैंने सोचा सबसे पहले जाके दर्शन कर लिए जाए। लेकिन अगर आप शाम को दर्शन के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, शाम को महादेव के ज्योतिर्लिंग पर फूल चढ़े होते हैं, तो आप ज्योतिर्लिंग को देख नहीं पाएंगे, ना ही स्पर्श कर पाएंगे। जो गर्भगृह के दर्शन कहते हैं वो सुबह ही होते हैं, और सुबह उसके लिए काफी अच्छी खासी लाइन होती है, काफी लंबा वेट टाइम होता है। फिलहाल मैं आपको मंदिर के आसपास का व्यू, भीमशिला और काफी कुछ दिखा देता हूं नाइट व्यू में। आपको मॉर्निंग व्यू भी, एक बहुत अच्छा खासा मॉर्निंग व्यू में इसका भी दिखाऊंगा आपको। और शाम की आरती को मैंने कवर तो अच्छे से किया, लेकिन कॉपीराइट इश्यूज की वजह से वो इस वीडियो में मैं नहीं डाल पाऊंगा। लेकिन आप रौनक देख सकते हैं आरती के समय, शाम के समय, और क्योंकि दिवाली का दिन था तो रौनक देखने लायक थी। और देखने वाले दर्शकों से मेरा एक आग्रह रहेगा कि जीवन में कोशिश करके एक बार केदारनाथ धाम, यहाँ की यात्रा जरूर करें, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। एक बार महादेव के आशीर्वाद यहां आकर जरूर लें। और ये तो मैंने आपको रात के समय का दिखाया है फुटेज, अब मैं आपको दिन का फुटेज दिखाता हूं, सुबह के टाइम का फुटेज दिखाता हूं कि यहाँ पे कितनी सारी भीड़ होती है। ये है सुबह के समय के दर्शन की लाइन। अब ये दिवाली की वजह से लंबी है, आमतौर पर इतनी लंबी होती है, तो सीजन में यानी मई जून में कितनी ज्यादा लंबी होती होगी। सुबह के दर्शन के लिए देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। मेरे दोस्तों ने बताया था जो इस लाइन में लगे थे, करीबन उनको 3 से 4 घंटे लग गए थे। लेकिन नज़ारा सुबह के समय, जो पीछे पहाड़ों में बर्फ आप देख सकते हैं, देखने लायक होता है। मतलब जैसे मैंने पहले भी 2-3 बार कह दिया इस वीडियो में कि स्वर्ग है बिल्कुल केदारनाथ। अच्छा, अब आप पूछोगे कि मैंने दर्शन कैसे किए, तो मैं ये बता दूं, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, जो मैंने ट्राई किया है, मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मुझे नसीब हो गया। ये आप ट्राई ना करें। मंदिर के राइट साइड पर कहते हैं कि पर्ची कटाकर आप VIP दर्शन ले सकते हैं, लेकिन वो पर्ची कभी कभी कटती है, कभी कभी नहीं कटती है। बहुत सारे वहाँ पर लोग होते हैं जो कहते हैं मैं अंदर जानता हूँ, 2000 पर पर्सन के दर्शन करवा दूंगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्कीम्स वहाँ पर चलते हैं। अब मुझे व्लॉग शूट करते करते हो गया था काफ़ी टाइम, और 12 बजे गर्भगृह के दर्शन बंद हो जाते हैं। तो मैंने अपनी किस्मत आजमाई और मुझे किसी तरीके से कुछ अच्छे पुलिस वालों की दया से एंट्री मिल गई राइट साइड ऑफ द मंदिर से। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, जो नॉर्मल लाइन है, लोगों की लाइन है, उसी में आप लगे और वहीं से दर्शन करें। फिलहाल मैं आपको मंदिर के पीछे का हिस्सा दिखा देता हूं, जहां पर है भीमशिला। भीमशिला वो पत्थर है, जब केदारनाथ में 2013 में जो त्रासदी आई थी, इस पत्थर ने मंदिर को बचाया था। मंदिर का प्रोटेक्टर, मंदिर का रक्षक भीमशिला को कहा जाता है। करीबन 100 फीट की लंबाई का ये पत्थर बाढ़ के पानी के बहाव से आया था और मंदिर के बिल्कुल सामने आकर रुक गया, और मंदिर को इसी पत्थर ने बचाया था, इसीलिए इसका नाम दिया गया है भीमशिला। और नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि ये कवच है, भगवान का कवच है, जो इसका अर्थ भी है। और आसपास आप देख सकते हैं कि सारे भक्त
यहाँ पर भी दर्शन जरूर करते हैं। काफी सारे बाबा आपको आसपास यहाँ बैठे हुए साधना करते हुए अपना डेरा जमाए हुए दिख जाएंगे और भोलेनाथ का ये त्रिशूल जो है बिल्कुल भीमशिला के सामने लगा हुआ है। बहुत ही अद्भुत कहानी है, आपको पता ही है। कहते हैं जो 5 पांडव थे उन्होंने स्थापना की थी केदारनाथ मंदिर की और वो भोलेनाथ को तलाश रहे थे, लेकिन भोलेनाथ उनसे मिलना नहीं चाहते थे। पांडव जो है वो अपने कौरवों का वध करने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर आए थे, तप कर रहे थे, लेकिन भोलेनाथ इतनी आसानी से उनको मिलने नहीं वाले थे। तो उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया और वो बैल जमीन के अंदर समा गया और जहां पर बैल स्वरूप में महादेव समाये थे उसी जगह पर ये मंदिर बना है। और जो शिवलिंग है अंदर का, जो ज्योतिर्लिंग है, वो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्व से बना है। और कहा जाता है जो भी भाग्यशाली इंसान इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे स्पर्श करता है, उसके जीवन की सारी मनोकामना पूरी जरूर होती है। अब हम लोग चलते हैं श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि की तरफ। दोस्तों, आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में जो अभी का मंदिर है, जो आदि मंदिर हम लोग देख सकते हैं, वो उन्होंने बनाया था। ओरिजिनली इस मंदिर को पांडवों ने ही बनाया था और एक श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है। इनके दीवारों में उनके मंत्र लिखे हुए हैं। एक खूबसूरत सी मूर्ति उनकी भी यहाँ पर बनाई गई है। और आदि शंकराचार्य जी का हिंदुस्तान के इतिहास में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, काफी कुछ उन्होंने भारत को दिया है। तो उनके बारे में एक बार आप जरूर पढ़ें। काफी किताबें गूगल पर, विकिपीडिया पर भी आपको उनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आप ऊपर से नजारा देख सकते हैं मंदिर का। सो ये है केदारनाथ मंदिर का पीछे से व्यू। यहाँ पर आप भीमशिला देख सकते हैं और उसके पीछे हमें फ़िलहाल जो है थोड़ी सी बर्फ़ दिखाई दे रही है पहाड़ों में। और ये आसपास काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो आने वाले समय में आई थिंक काफ़ी यहाँ पर और होटल्स वगैरह, काफ़ी रहने की जगहें और बन जाएंगी। सो काफ़ी और डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पर, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। उनके स्टे वगैरह के लिए जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, काफ़ी हाई चार्जेस हो जाते हैं। सो वो सब चीज़ों को ये सब सॉल्व करेगा। सो आई थिंक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है यहाँ पर जो केदारनाथ धाम का जो पूरा एरिया है। पीछे भी देखो काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। दोस्तों, केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद काफी लोग भैरवनाथ मंदिर जो यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर है उसके भी दर्शन करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां के कपाट बंद हो चुके थे जब तक मैं पहुंचा। सो कोई बात नहीं, जब अगली बार विजिट करूंगा केदारनाथ धाम तो भैरव बाबा के मंदिर भी हो आएंगे। और यहाँ पर दर्शन के बाद आप मंदिर का प्रसाद खरीदे, मंदिर का जल ले ले। और यहाँ पर काफी लोग ध्यान भी लगाते हैं, काफी लोग कैंपिंग करके काफी दिन यहाँ पर रुकते भी है। डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है, आप कितने दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं। अब अपनी दर्शन और यात्रा जो हो, यात्रा तो अभी नीचे उतरना है तब होगी संपन्न। दर्शन हो गए, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए बाबा के, बहुत ही मज़ेदार दर्शन हुए, गर्भगृह के दर्शन हुए और वो भी दिवाली के दिन। तो आई थिंक बहुत ही नसीब वालों को शायद ये नसीब होता है। तो अब विदा लेते हैं और बाकी अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक बार मेरे साथ कह दें, हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कैसे हुए दर्शन? दर्शन अच्छा हुआ है, बाबा ने बुलाया है और अच्छा खासा से दर्शन दिया है। हम लोग तो दिल बाग बाग हो गया। बाग हो गया। हाँ, ठीक है, अब नीचे उतरते हैं। जय श्री केदार। जय श्री केदार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जाते जाते नीचे उतरते समय कितना समय लगता है ये अगर आप पूछोगे तो 9 से 10 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि आपको हौले हौले उतरना होता है। वेल, ये व्लॉग शूट हुआ था दिवाली वाले दिन, लेकिन दिवाली के काफी दिनों बाद इसको मैंने अपलोड किया है। लेकिन आप सभी को हैप्पी दीपावली। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी अपना ख्याल रखिए और जाते जाते इस हैवी ड्राइवर को देखते हुए जाएं जो अपना ट्रैक्टर ऊपर ट्रैक पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय, टेक केयर।